हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एपोप्टोसिस के बारे में। तो एपोप्टोसिस के देखिए दो वीडियोस हो जाएंगे। पहले वीडियोस में हमने बात की व्हाट इज एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस क्या है, क्या उनके स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में बात की। अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। तो जो एपोप्टोटिक पाथवे होता है या मैकेनिज्म, एपोप्टोसिस का जो पाथवे, टू टाइप्स से पाथवे चलते हैं। ठीक, तो मैकेनिज्म में हम पढ़ते हैं एपोप्टोटिक पाथवे के बारे में। तो टू टाइप के पाथवे, वन इज एक्सट्रिंसिक पाथवे और वन इज इंट्रिंसिक पाथवे। मतलब सेल के अंदर से कोई स्टिमुलस है जो एपोप्टोसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रहा है, या सेल के बाहर से। ठीक, तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे की। ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम डेथ रिसेप्टर पाथवे भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डेथ रिसेप्टर पाथवे। ठीक, तो जो एक्सटेंसिक पाथवे होता है उसको हम डेथ रिसेप्टर पाथवे कहते हैं। तो यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, जो रिसेप्टर किसी सिग्नल्स के द्वारा, ठीक है, किसी सिग्नल के द्वारा स्टिमुलेट होते हैं। तो दीज आर द, ये जो आपके सेलुलर मेम्ब्रेन है, ये आपकी सेलुलर मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन में आपका डेथ रिसेप्टर प्रेजेंट है। दीज आर द डेथ रिसेप्टर। ये क्या है? डेथ रिसेप्टर है बच्चों। ठीक, इसीलिए तो हमने डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड पाथवे का एक्सटेंसिक को। ठीक, ये डेथ रिसेप्टर। ठीक है, तो डेथ रिसेप्टर अलग अलग सेल मेम्ब्रेन पर, अलग अलग टाइप की सेल पर अलग अलग टाइप का डेथ रिसेप्टर होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन टाइप का डेथ रिसेप्टर है जिसको कि हम फास कहते हैं। ये जो दिखा रहा है, ये क्या है? हमारा फास। ठीक, ये क्या है? हमारा डेथ रिसेप्टर है बेटा। ठीक है, बहुत टाइप के। तो ये डेफ रिसेप्टर होते हैं, ये एक फैमिली होती है, रिसेप्टर्स की एक फैमिली है। रिसेप्टर्स की एक फैमिली है बच्चा। ठीक है, उस फैमिली को कहते हैं टीएनएफ रिसेप्टर फैमिली। टीएनएफ फैमिली, टीएनएफ फैमिली। टीएनएफ का मतलब होता है ट्यूमर नेक्रोसिस, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर फैमिली। क्लियर? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर फैमिली। ठीक है, तो ये टीएनएफ फैमिली का मेंबर है। कौन सा? फास्ट रिसेप्टर। ओके, तो देखिए यहां पर रिसेप्टर मीडिएटेड सिग्नल हो रही है, सिग्नलिंग हो रही है। तो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने के लिए कोई सिग्नल चाहिए बच्चा ना। ये कोई रिसेप्टर है, इसको एक्टिवेट करने के लिए एक सिग्नल चाहिए। यहां पर जो सिग्नल है, अगर ये हमारा फास्ट रिसेप्टर है, तो इस फास्ट रिसेप्टर का जो लीगेंड या सिग्नल होता है फास्ट एल। दिस इज द लीगेंड ऑफ दैट रिसेप्टर, या हम इसको कह सकते हैं सिग्नल है बच्चा ना। सिग्नल है तभी तो उसको स्टिमुलेट करेगा। सिग्नल मिल गया तो स्टिमुलेट हो गए। तो ये सिग्नल ने बच्चा, इस लीगेंड ने जी, ये लीगेंड जैसे ही इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर गया, ये बाइंड कर गया इस रिसेप्टर के ऊपर। अब ये एक्टिवेट हुआ। तो ये जो एक्टिवेट हो जाता है, तो ये क्या करता है? अभी एक्सटेंसिव पाथवे की बात चल रही है ना। हाँ, ये जब एक्टिवेट हुआ, फास्ट सेल रिसेप्टर जैसे ही उससे लिगेंड बाइंड हुआ, ये क्या कर देता है? एक इनएक्टिव प्रोकैस्पेज 8 है भैया। कौन सा? प्रोकैस्पेज 8। ये कैसा? अभी इनएक्टिव स्टेज में है ना बच्चा, ये काम नहीं कर पाएगा। ये एक प्रोटीएज एंजाइम होता है। प्रोटीएज एंजाइम जो वो एंजाइम होते हैं, प्रोटीएजेस, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, प्रोटीन को क्लीव कर सके, कट कर सके, कट 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 प्रोटीन को क्लीव कर सके। तो कैसा है? ये इनएक्टिव है बेटा। ये जो कैस्पेजेस होते हैं, ये सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट, ये जो कैस्पेज, जितने भी कैस्पेज एंजाइम होंगे, ठीक है, बहुत सारे कैस्पेज एंजाइम होते हैं बच्चा। ये कैस्पेजेस जो एंजाइम है, ये कैस्पेजेस एंजाइम क्या होते हैं? सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएजेज बच्चा। ठीक है, ठीक है, जहां पर प्रोटीएजेज वर्ड लग गया, ठीक, प्रोटीएजेज का मतलब होता है प्रोटीन को क्लीव करने वाला, कट करने वाला। ठीक, अब ये प्रोकास्पेज 8 जो इनएक्टिव है, ये इस फास्ट
जो हमारा डेथ रिसेप्टर था जब ये एक्टिवेट था, इसने क्या कर दिया, ये एक्टिवेट कर दिया। अब ये कैस्पेज ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया बच्चा। ठीक है, एक्टिव हो गया। जब ये एक्टिव हो जाता तो ये क्या करता है, प्रो कैस्पेज 3 जो कि एक इनएक्टिव है, देखिए जहां जहां प्रो लगा है तो मतलब वो इनएक्टिव है, उसको कैस्पेज 3 में एक्टिव इसमें कन्वर्ट कर दिया ना। ये क्या करता है, पूरा कैस्पेज एक कास्केट चलता है और हमारा अपोप्टोसिस सेल का हो जाता है, सेल का डेथ हो जाएगा। क्लियर? ठीक। इसके साथ साथ ये इंट्रिंसिक पाथवे को भी एक्टिवेट कराता है। वो कैसे कराता है, वो कैसे कराता है ये भी देख लेते हैं। कैस्पेज 8 एक ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है बिड, इस प्रोटीन को क्लीव कर देगा, कट कर देगा। जैसे ही इस प्रोटीन को कट करेगा तो कट किया यानी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, तो हमने अब इसको ट्रंकेटेड बिड प्रोटीन कह दिया। और ये ट्रंकेटेड बिड प्रोटीन जाकर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में बाइंड कर जाती है। ठीक, और मेम्ब्रेन में बाइंड कर कर एक BCL2 जो BCL2 प्रोटीन है, जो कि प्रो अपोप्टोटिक, ये जो WAC1 और BAX ये दोनों जो जीन दिखा रहे हैं ना, ये दोनों प्रोटीन है BAC1 एंड BAX, ये प्रो अपोप्टोटिक जीन है, मतलब अपोप्टोसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करने वाले जीन है। कैसे, प्रो अपोप्टोटिक, प्रो अपोप्टोटिक जीन है, मतलब अपोप्टोसिस की प्रोसेस को। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, BCL2 को इनहिबिट कर रहा है, और BCL2 इन दोनों को इनहिबिट कर, जब इसने इसको इनहिबिट कर दिया तो ये इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा, यानी ये दोनों जीन क्या होंगे, एक्टिवेट कर जाएंगे। और ये जब दोनों जीन एक्टिवेट होंगे तब ये क्या करेंगे, साइटोक्रोम सी को सिक्रीट करेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज होता है ना बच्चा, तो साइटोक्रोम सी सिक्रीट होगा। ये एक प्रोटीन होती है APAF1, APAF अपोप्टोसिस प्रोटीएज एक्टिवेटर। APAF1 क्या है, अपोप्टोसिस प्रोटीएज एक्टिवेटर F1, इसके साथ और प्रोकैस्पेज 9 इसके साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको कहते हैं अपोप्टोसोम। ये पूरा कॉम्प्लेक्स का काम है ये प्रोकैस्पेज 9 को एक्टिव कैस्पेज 9 में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये एक्टिव कैस्पेज 9 क्या कर रहा है, कैस्पेज 3 को एक्टिवेट कर रहा है, कैस्पेज 3 फिर से सेल का अपोप्टोसिस करा देगा। ये तो हम एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे को स्टिमुलेट करने के लिए कोई एक आउटर सिग्नल, एक एक्सट्रिंसिक सिग्नल की जरूरत पड़ी। ठीक है बच्चा, एक एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल की जरूरत पड़ी जो सेल के मेम्ब्रेन पर बाहर जाकर बाइंड किया ना। ठीक है, तो इसीलिए उसको हमने क्या कहा, एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब सेल के अंदर भी एक हमारा जो अपोप्टोसिस पाथवे का एक्टिवेट हो जाता है जिसको हम इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। इसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक पाथवे में बच्चा क्या होता है, अगर हमारे डीएनए में डैमेज हो गया, ठीक है, डीएनए में डैमेज हो गया किसी कारणवश, और इंट्रिंसिक पाथ पे कोई वायरल सिग्नल है, वायरस भी हमारे डीएनए में डैमेज करा सकता है, एक्सरे एक्सपोजर से किसी भी तरीके का सेल डिवीजन के टाइम पर डीएनए डैमेज हो जा रहा है तो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, होता क्या है, एक एपोप्टोटिक जीन है हमारा, ठीक है, एपोप्टोटिक जीन है जो अपोप्टोसिस कराता है P53। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये P53 क्या करता है, ठीक, ये इन दोनों जीन को एक्टिवेट किया, प्यूमा एंड नॉक्सा। इसने क्या किया, ये BCL2 को इनहिबिट कर दिया। ये BCL2 बहुत बदतमीज है। ये BCL2 क्या करता है, एंटी एपोप्टोटिक जीन है बच्चा। BCL2 क्या है, एंटी एपोप्टोटिक, यानी अपोप्टोसिस की प्रोसेस को रोक रहा है। BCL2 क्या कर रहा है, एपोप्टोसिस की प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा है, एपोप्टोसिस नहीं होने देगा। अगर BCL2 एक्टिवेट है तो एपोप्टोसिस नहीं होने वाली, BCL2 एक्टिवेट है तो एपोप्टोसिस नहीं होने वाली, क्योंकि BCL2 किस किस को इनहिबिट कर रहा है, BAC1 BAX, इन तीनों जीन को, इन दोनों जीन को इनहिबिट कर रहा है। और ये जीन ही कैस्पेज सी, साइटोक्रोम सी को सिक्रीट करा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, तो BCL2 को रोकना बहुत जरूरी था, और इसको कौन रोक सकता है, P53। तो अगर हमारे सेल डिवीजन के टाइम पर डीएनए में कोई डैमेज हो रहा है, या कोई वायरल इन्फेक्शन से डीएनए डैमेज हो रहा है, किसी भी तरीके के डीएनए डैमेज होने पर ये P53 हमारा एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट हो जाता है तो BCL2 को इनहिबिट कर देता है।
ठीक है, तो इंट्रिंसिक पाथवे में बच्चा क्या होगा, डीएनए डैमेज हुआ, डीएनए डैमेज होने से क्या है, हमारा p53 एक्टिवेट हुआ, p53 ने एक्टिवेट कर ये दोनों प्रोटीन्स एक्टिवेट हुए, दोनों जीन, इन्होंने क्या किया, BCL2 को इनहिबिट कर दिया। BCL2 एक एंटी एपोप्टोटिक जीन है, जब BCL हमारा इनहिबिट हो जाएगा, तो जब BCL इनहिबिट हो जाएगा तो ये हमारे दोनों जीन एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों जीन को इनहिबिट किए हुए था BCL2। ठीक, जब ये दोनों जो जीन इनहिबिट हो गए, एक्टिवेट हो गए, तो इन दोनों जीनों ने माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से साइटोक्रोम C को सिक्रीट करा दिया। दीज आर द साइटोक्रोम C। ये साइटोक्रोम C APAF1 एपोप्टोसिस प्रोटीएज एक्टिवेटर, एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटर APF1 और प्रोकैस्पेज 9, ये तीनों मिलकर साइटोक्रोम C, APF1 और प्रोकैस्पेज 9 मिलकर बनाते हैं एपोप्टोसोम। क्या क्या, साइटोक्रोम C, APF1 एंड प्रोकैस्पेज 9, इन्होंने मिलकर बनाया एपोप्टोसोम। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपोप्टोसोम। ये एपोप्टोसोम बनाता है एक्टिव कैस्पेज 9। ये एक्टिव हमारा कैस्पेज 9 बन गया। ये कैस्पेज 9 फिर एक्टिवेट करता है कैस्पेज 3 को, और ये कैस्पेज 3 से कैस्केड सिस्टम के द्वारा सेल्स का एपोप्टोसिस हो जा रहा है बच्चा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे चलते रहते हैं। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंस पे निगाह डाल लेते हैं कि एपोप्टोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने पहले भी बताया था, जो एपोप्टोसिस है ये हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी में यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। तो पहला इंपॉर्टेंस हो गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या कराता है ये, नंबर ए मार्फोजेनेसिस कराता है। मार्फोजेनेसिस इलिमिनेट्स एक्सेस सेल्स। मैंने बताया था जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स इस तरह से बनती हैं। ठीक है, तो इनके बीच के जो ये स्पेस है, इस स्पेस को इलिमिनेट कराता है हमारा एपोप्टोसिस। तो ये जो स्पेस बना, ये किसके द्वारा बना, एपोप्टोसिस की प्रोसेस के द्वारा। इसके अलावा सेकेंड फंक्शन है इलिमिनेट नॉन फंक्शनल सेल्स। हमारे नॉन फंक्शनल सेल्स को हटा देगा। ये देखिए कितने नॉन फंक्शनल सेल हैं, तो एपोप्टोसिस की प्रोसेस ने नॉन फंक्शनल सेल्स को भी हटा दिया। दूसरा जो फंक्शन है इसका डिफेंसिव, हमारे इम्यूनिटी में काम करती है एपोप्टोटिक प्रोसेस। डिफेंसिव सिस्टम का पार्ट है हमारे। क्या करा देता है, जो हमारी इन्फेक्टिव सेल्स हैं उन सेल्स का एपोप्टोसिस हो जाएगा, प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगा, जिससे कि हमारे शरीर के और पार्ट्स में इंफेक्शन नहीं फैले। इंफेक्शियस सेल्स को इलिमिनेट करा रहा है। और दूसरा हमारा ये क्या करा रहा है, अगर किसी साइज ऑर्गन साइज एक्सिस सेल्स को भी, अगर सेल्स हमारा क्या कर रहा है, ज्यादा सेल्स बने, एक्सिस सेल्स को भी हटा कर सकता है। चौथा हमारा प्रिवेंट कैंसर बाय eliminating कैंसरस सेल। क्लियर, कैंसरस सेल्स। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंस हो गए किसका, एपोप्टोसिस का। ठीक है, तो एपोप्टोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। देखिए बच्चों, मुझे जहां तक मुझे लगा मैंने आप लोगों को समझा दिया। मुझे लगा सारे डाउट्स आप लोग क्लियर होंगे। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट बचता है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। क्लियर, ठीक है, थैंक यू।